एक आदमी किसान से पूछता है कि आपने इस बार चावल की फसल लगाई क्योंकि चावल की फसल का सीज़न होता है। तो इस पर किसान कहता है कि नहीं, मैंने इस बार चावल की फसल नहीं लगाई क्योंकि मुझे डर था कि अगर बारिशें तब हुई जब उन्हें नहीं होना चाहिए तो मेरी फसल ख़राब हो जाएगी। तो इस पर वो आदमी दोबारा पूछता है, तो फिर आपने क्या गन्ने की फसल लगाई है, मतलब शुगर कैन की? तो वो किसान कहता है कि नहीं, मैंने गन्ने की फसल नहीं लगाई क्योंकि मुझे डर था कि अगर कीड़े पड़ गए मेरी फसल को तो वो गन्ना ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए मैंने गन्ने की भी फसल नहीं लगाई। तो इस पर वो आदमी पूछता है, तो आपने फिर इस सीज़न कौन सी फसल लगाई है? तो किसान कहता है, मैंने इस सीज़न कोई भी फसल नहीं लगाई, मैंने अपनी ज़मीन को ऐसे ही छोड़ दिया क्योंकि मैं अपने आप को नुकसान से बचा रहा हूँ रिस्क ना लेकर। इस स्टोरी का मोरल ये है कि कभी कभार रिस्क ना लेना बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है, क्योंकि अगर आप रिस्क नहीं लेते तो आप कुछ नहीं करते, और जब आप कुछ नहीं करते तो आपको कुछ नहीं मिलता। इसलिए टेक कैलकुलेटेड रिस्क। एक कंपनी का प्रेसिडेंट जो रिटायर हो रहा होता है वो आने वाले नए प्रेसिडेंट को 2 लिफाफे देता है जिसके ऊपर नंबर 1 और नंबर 2 लिखा होता है। वो आने वाले नए प्रेसिडेंट से कहता है कि जब तुम्हारी वजह से कंपनी को कुछ बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए और तुम्हें समझ ना आए कि क्या करना है, तो तुम पहला लिफाफा खोलना, और अगर दोबारा ऐसा हो तो दूसरा लिफाफा खोलना। कुछ टाइम के बाद नए प्रेसिडेंट की वजह से कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान होता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता, तो उसे याद आता है उन लिफाफों के बारे में। तो वो क्या करता है, पहला लिफाफा खोलता है और उसके ऊपर लिखा होता है कि अपने सारे नुकसान का इल्ज़ाम अपने पिछले प्रेसिडेंट के ऊपर डाल दो, इससे तुम्हारी नौकरी बच जाएगी। तो वो ऐसे ही करता है और सारा इल्जाम पिछले प्रेसिडेंट के ऊपर डाल देता है। और जब दोबारा उस कंपनी को नुकसान होता है तो वो दूसरा लिफाफा खोलता है और उसके ऊपर लिखा होता है कि अब तुम भी इसी तरह के 2 लिफाफे बना लो क्योंकि तुम इस पोस्ट को डिजर्व नहीं करते। इस स्टोरी का मोरल है, जब आप अपनी प्रॉब्लम्स का इल्जाम लोगों के ऊपर लगा देते हो, लोगों को कसूरवार ठहराते हो अपनी आज की कंडीशंस का, और अपनी जिम्मेदारी खुद नहीं लेते हो, तो आप अपनी लाइफ के अंदर ज्यादा दूर तक नहीं जाते हो, ग्रो नहीं कर पाते। इसलिए आज से ही अपनी और अपने हालातों की जिम्मेदारी खुद पर लो। एक आदमी जो 21 साल की उम्र में बिजनेस के अंदर फेल हो गया, वो दोबारा से ट्राई करता है, वो फिर से बिजनेस करता है, लेकिन 24 साल की उम्र में उसका फिर से सारा बिजनेस डूब जाता है। 26 साल की उम्र में जो शख्स उसके दिल के बहुत ज़्यादा करीब होता है उसकी डेथ हो जाती है। 27 साल की उम्र में उस आदमी को खुद नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है। 34 साल की उम्र में वो कांग्रेशनल रेस हार जाता है। 49 की एज के अंदर सेनेटोरियल रेस हार जाता है। लेकिन 52 की एज में वो आदमी यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका का प्रेसिडेंट बनता है और उस आदमी का नाम है अब्राहम लिंकन। इस स्टोरी का मोरल है कि हारना गलत बात नहीं है, लेकिन हार मान लेना गलत बात है। एक जंग के दौरान सोल्जर्स अपने कैप्टन से कहते हैं कि हमें दुश्मनों ने चारों तरफ से घेर लिया है, इसलिए इस जंग को जीतना हमारे लिए नामुमकिन है और हमें सरेंडर कर देना चाहिए। इस पर उनका कैप्टन उन्हें रिप्लाई करता है कि ये तो अच्छी बात है कि अब हम किसी भी डायरेक्शन के अंदर अटैक करके इस जंग को जीत सकते हैं। इसीलिए फिर उन्होंने किसी भी डायरेक्शन के अंदर अटैक किया और जंग को जीत लिया। आपने देखा कि कैसे सेम सिचुएशन के ऊपर दोनों के अलग अलग एटीट्यूड थे, जिन पर दोनों ने अलग अलग एक्शंस लेने की बात की और जिन पर दोनों को अलग अलग रिजल्ट्स ही मिलने थे और मिले भी। इसलिए कहते हैं चेंज योर एटीट्यूड, एटीट्यूड इज एवरीथिंग। और अगर आपको ये जानना है कि जिंदगी में कामयाबी के लिए टॉप 3 एटीट्यूड्स कौन से हैं, तो आपको अभी ही मेरे यूट्यूब चैनल शासिब अली मोटिवेशनल स्पीकर के ऊपर जाकर ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। एंड्रयू कार्नेगी जो अपनी यंग एज में स्कॉटलैंड से अमेरिका शिफ्ट हो गए थे, उन्होंने अपनी करियर का स्टार्ट छोटी मोटी जॉब से किया, लेकिन 1901 के अंदर वो मिलेनियर बन गए और एक वक्त ऐसा आया कि उनके अंडर 43 मिलेनियर्स काम करते थे। तो किसी ने एंड्रयू कार्नेगी से पूछा कि आप लोगों से कैसे डील करते हैं, कैसे ऑर्डिनरी लोगों से आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करवा लेते हैं। तो इस पर उन्होंने जवाब दिया कि लोगों से डील करना ऐसा है कि आप ज़मीन खोद कर सोना निकाल रहे हो, और जब आप ज़मीन खोद रहे होते हो तो आपका ध्यान मट्टी और गंदगी के ऊपर नहीं होता, बल्कि आपका फोकस सोने के ऊपर होता है। इसी तरह जब मैं लोगों से डील करता हूं तो मेरा ध्यान उनकी नेगेटिविटी के ऊपर नहीं होता, बल्कि उनके अंदर पॉजिटिव क्या है, उनकी स्ट्रेंथ्स के ऊपर होता है, जिससे मैं उनसे अच्छे से काम करवा पाता हूं। लोगों को हर बार वो मिल भी जाता है जो वो ढूंढ रहे होते हैं, इसलिए खुद में और लोगों में पॉजिटिव ढूंढो। मोहम्मद अली जो ग्रेट बॉक्सर थे वो हमेशा अपने आप को ये बोलते थे, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन। उन्होंने कभी भी अपने आप को ये नहीं बोला कि शायद आज मैं जीत जाऊं क्योंकि मेरे सामने रियल चैंपियन है जिसके पास बेल्ट है। वो हमेशा अपने सामने वाले बॉक्सर से भी यही कहते थे कि तुम्हारे पास बेल्ट जरूर है लेकिन रियल चैंपियन मैं हूं। और अपनी पॉजिटिव थिंकिंग की वजह से वो रिंग में जाने से पहले ही मेंटली जीत चुके होते थे। लेकिन जब वो खुद को ये बोलते थे आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन, तब वो सोफे के ऊपर आराम से बैठ कर अपनी फेवरेट डिश और अपनी फेवरेट मूवी नहीं देख रहे होते थे, बल्कि रिंग के अंदर बॉक्सिंग बैग के साथ प्रैक्टिस कर रहे होते थे। उनको ग्रेट बॉक्सर उनकी पॉजिटिव थिंकिंग और राइट एक्शंस ने बनाया, इसलिए थिंक पॉजिटिव विद राइट एक्शंस।
एक आदमी घोड़ा खरीद के लेकर आता है ताकि वो इसे रेस में दौड़ा सके। तो जहाँ पर वो घोड़ा बांधता है तो वहाँ पर बड़ा सा साइन लगा देता है कि दुनिया का सबसे तेज़ भागने वाला घोड़ा। इसके बाद वो ना ही घोड़े को ट्रेन करता है, ना ही उसकी अच्छे से देखभाल करता है, और जब रेस होती है तो उसका घोड़ा सबसे आखिर में आता है, मतलब रेस हार जाता है। तो वो इंसान क्या करता है, फ़ौरन से वो साइन बोर्ड चेंज कर देता है कि सबसे तेज़ भागने वाली दुनिया इस घोड़े के लिए। इस स्टोरी का मोरल ये है कि हम खुद सीखते नहीं है, राइट एक्शंस नहीं लेते, और जब अपॉर्चुनिटीज़ हमारे सामने आती हैं और उसमें जब हम फेल हो जाते हैं तो फिर हम लोगों के ऊपर ब्लेम डालना शुरू कर देते हैं कि हमारे साथ ये हुआ क्योंकि गवर्नमेंट की वजह से हुआ, दूसरी कंडीशंस की वजह से हुआ। इसलिए प्लान फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। एक पेंटर एक पेंटिंग बनाता है और उसे लगता है कि ये उसकी आज तक की सबसे अच्छी पेंटिंग है, तो वो चाहता है कि लोग भी उसे देखें और उसकी तारीफ़ करें। तो वो क्या करता है कि वो शहर के बीचों बीच अपनी पेंटिंग को जाकर रख देता है और नीचे लिखता है कि अगर कोई गलती है तो निकाल के बताओ। शाम को जब वो अपनी पेंटिंग वापस लेने जाता है बहुत एक्साइटमेंट के साथ, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है अपने ऊपर कि उसने बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई है, लेकिन जब वो जाकर अपनी पेंटिंग को देखता है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा डॉट्स लगे होते हैं, लोगों ने बहुत ज़्यादा गलतियाँ निकाली होती हैं कि ये भी गलत है वो भी गलत है। तो ये देखकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और अपने दोस्त के पास जाता है। वो अपने दोस्त को सारी कहानी बताता है तो उसका दोस्त उसे कहता है कि दोबारा से ऐसी ही पेंटिंग बनाओ और दोबारा उसी जगह के ऊपर रखो, लेकिन इस बार लिखना कि अगर कोई गलती है तो उसे ठीक करें। तो आपको क्या लगता है फिर क्या हुआ होगा? आप इस स्टोरी का मोरल कमेंट करके बता सकते हो। एक आदमी हीलियम गैस से भरे गुब्बारे बेचता था अलग अलग कलर के। जब भी उसकी सेल स्लो होती थी तो वो क्या करता था, येलो कलर का गुब्बारा हवा के अंदर छोड़ देता था। जब बच्चे उस गुब्बारे को देखते थे तो वो उसके पास आते थे और गुब्बारे खरीदते थे। एक दिन क्या हुआ कि एक बच्चा उसके पास आया और वो उस आदमी से पूछता है, अगर आप ब्लैक कलर का गुब्बारा हवा के अंदर छोड़ो तो क्या ये भी हवा के अंदर उड़ता रहेगा? तो इस पर वो आदमी इसको रिप्लाई करता है कि बेटा ये गुब्बारे के कलर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है कि उसके अंदर क्या है। अगर उसके अंदर भी हीलियम गैस होगी तो वो भी हवा के अंदर उड़ेगा। इस स्टोरी के अंदर दो लेसन है। पहला बिजनेस लेसन है कि अगर आपकी सेल स्लो है तो आप मार्केटिंग करके उसे बढ़ा सकते हो। दूसरा पर्सनल लेसन है कि सक्सेस के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप दिखते कैसे हो, आपका कलर कैसा है, आपकी हाइट कैसी है, बल्कि ये जरूरी है कि आपके अंदर क्या है, मतलब आपके बिलीव्स कैसे हैं, आपका माइंडसेट कैसा है, आपके एटीट्यूड्स कैसे हैं। एक आदमी सोक्रेटिस के पास जाता है और उनसे कहता है कि मुझे भी कामयाब होना है, आप मुझे कोई कामयाबी का एक ऐसा राज बता दो जिससे जल्द अज जल्द मैं कामयाब हो जाऊं। इस पर सोक्रेटिस उस आदमी से कहते हैं कि ठीक है, तुम मुझे कल सुबह दरिया के किनारे पर मिलो। जब अगले दिन सोक्रेटिस उस आदमी से दरिया के किनारे पर मिलते हैं तो वो उस आदमी को पानी के अंदर लेकर जाना शुरू करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता जब पानी इन दोनों की गर्दन तक आ जाता है तो सोक्रेटिस क्या करते हैं, अचानक उस आदमी को पकड़ते हैं और उसको पानी के अंदर डबो देते हैं। वो आदमी पानी के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है क्योंकि उसे सांस नहीं आ रहा होता, और जब वो बिल्कुल नीला पड़ रहा होता तब सोक्रेटिस उसे बाहर निकालते हैं और वो आदमी एक लंबी सांस लेता है। तो फिर सोक्रेटिस उससे पूछते हैं कि जब तुम पानी के अंदर थे तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ तुम्हारे लिए क्या थी? तो वो आदमी सोक्रेटिस को बताता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जब मैं पानी के अंदर था मेरे लिए सांस लेना थी। इस पर सोक्रेटिस उस आदमी से कहते हैं कि बिल्कुल इस तरह जब कामयाब होना तुम्हारे लिए सांस लेना जितना ज़रूरी हो जाएगा तब तुम अपने आप कामयाब हो जाओगे।